और मतलब जैसे थ्री डी इन मैक्स जनरल सीखते पूछना हैं। चाह रहे हैं आपकी सॉफ्टवेयर का हाँ हाँ। स्कोप क्या है। हाँ जी सर। जी। तो देखिए, आज से 20 साल पहले, जैसे जगदीप जी हैं तो डेफिनेटली इनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज से 20 साल पहले सॉफ्टवेयर की जो इंपॉर्टेंस थी ना, वो नेग्लिजिबल थी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। आपने सिविल इंजीनियरिंग कर ली, मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, उसके बाद आप एज अ साइट इंजीनियर ज्वाइन करते हैं। ओवर द टाइम धीरे 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 थोड़ा बहुत ग्रोथ है, अदरवाइज वही 15-20% की जो ईयरली ग्रोथ है उसके हिसाब से आदमी बढ़ रहा था। ये एक ट्रेंड था। 2010 आते आते इंडिया में सॉफ्टवेयर का क्रेज धीरे धीरे शुरू हुआ, धीरे धीरे इस चीज़ ने मोमेंटम पकड़ा कि हाँ, टेक्नोलॉजी कोई चीज़ है। जैसे फेसबुक आया, इंटरनेट आ गया, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स थे, तो लोग दुनिया से जुड़े, तो उनको पता चला कि सिर्फ इंजीनियरिंग में वो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है जो आपको कॉलेज में पढ़ाई जाती है। इंस्टेड ऑफ दैट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सीख करके आप, एक तो ट्रेडिशनल ग्रोथ होती है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तो आप उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली वो आपको हेल्प करता है कि आप अपने करियर की ग्रोथ को ट्रेडिशनल ना रख करके एक्सपोनेंशियल कर सकते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और क्लाइंट आने के बाद आपको ये कहता है कि सर मुझे ऑटोकैड की ड्राइंग बनवानी है आपसे। ठीक है, अब ऑटोकैड की ड्राइंग आपने उनको बना के दी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कितना चार्ज कर सकते हैं? 5000, 3000, 5000, 7000, दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर। अब वो आदमी चला गया, ऐसे करके महीने में 5 लोग आए और चले गए। ठीक है, तो आपने महीने में कितने रुपए कमाए? 25,000, 30,000 रुपए, क्योंकि आपकी नॉलेज उतनी है। अब इस चीज़ को समझना, अभी मैं ऑटोकैड की बात कर रहा हूँ, इसको ट्रेडिशनल नॉलेज से भी जोड़ सकते हो। जैसे अगर आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है तो एज अ साइट इंजीनियर आप 12-15 हज़ार से ज्वाइन करेंगे। अब 12 से 15 अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो एक साल में वो 17-18 हो जाएंगे, 2 साल में 18-19 हो जाएंगे, ऐसे ही तो चलेगा ना। तो 5 साल बाद आपकी सैलरी कितनी होगी? 25,000 रुपए होगी। ठीक है, सेम इसी तरह से ऑटोकैड के अंदर आपने सोचा कि नहीं यार, ऑटोकैड से मेरा काम नहीं चल रहा, आई शुड इंप्रूव माई सेल्फ, और आपने सीख लिया स्केचअप। लेट्स सपोज स्केचअप। अब स्केचअप आपको हेल्प करता है कि आप 2D चीज़ को 3D में दिखा सकते हो अपने क्लाइंट को, है ना। मटेरियल, लाइटिंग, वीडियो बना करके, रेंडरिंग दिखा करके आप उसको ज़्यादा कन्विंस कर सकते हो ईजिली कि देखिए, जैसे आपने कहा भाई मेरा नाम जितेंद्र है और मैंने ना इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, अपने क्लाइंट्स को आप दिखा रहे हो सारी चीज़ें, वो इजीली इंप्रेस कर सकते हो आप उसको। अब अगर वो ऑटोकैड में सॉल्यूशन लेता है तो आप 5,000-7,000 तो लोगे ही लोगे। अब वो कहता है यार मुझे आपका ना डिज़ाइन पसंद आया है ना, तो आप मेरा डिज़ाइन भी बना दो। भाई मैं 50 लाख रुपए घर में लगाने वाला हूँ, आप कितना लोगे? आपने कहा कि भाई ज़्यादा नहीं, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके जो पूरे डिज़ाइनिंग की कॉस्ट है वो 1.5 लाख रुपए बैठती है, बट इट्स ओके, आप मुझे 80,000 रुपये दे देना। ठीक है, नेगोशिएशन करके वो 80,000 पे आ गई बात। फिर भी आप सोचो, एक आदमी जिससे आप सिर्फ 7,000 रुपए लेने वाले थे, उससे अब आप 10 गुना ज्यादा कॉस्ट ले रहे हो। कितनी? 80,000 रुपए। मानते 80 को हटा देते हैं, 50,000 रुपए। 50 को हटा देते हैं, 30,000 रुपए। 30 तो ले सकते हो ना 3D के। हाँ जी सर। अब अगर 5 क्लाइंट में से आपके 3 क्लाइंट भी 30,000 रुपए देने को तैयार हैं, तो 30 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स 90,000 वो प्लस 15,000 वो, कितने हो गए? 1,10,000 या 1,05,000 हो गए। हम्म। तो जहां पे आपको सिर्फ 25,000 मिल रहा था, वहां पे अब आपको स्किल इंप्रूव करके कितना मिला? 1,05,000 रुपए। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, आपकी सॉल्यूशन देने की क्षमता को बढ़ाता है। तो जितनी ज्यादा आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, डेफिनेटली आप सॉल्यूशन उतना बेहतर देते जाएंगे। अगर आज मैं आपको कहूं कि जितेंद्र आप मुझे इंटीरियर बना के भेजो बेडरूम का, तो क्या आप बना पाओगे उस लेवल का बेहतरीन इंटीरियर? नहीं बना पाओगे। तो वो डील आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई और ले लेगा। सेम इसी तरह से मैंने कहा जितेंद्र एक बढ़िया सा एलिवेशन बना के दो आप मुझे, मॉडल का एक बेहतरीन सा एलिवेशन, हो सकता है जी। तो देखिए, सबसे पहले आज फर्स्ट क्लास है, तो मैं थोड़ा सा आपको, जैसे अभी जो चीज़ हमारी चल रही थी वो चीज़ें पैरेलली बैच के साथ साथ आगे भी चलती रहेंगी, बट थोड़ा मैं आपको पहले क्या कुछ हम करने वाले हैं आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने में स्केचअप के अंदर, उसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास आगे हेलो। हेलो सर। हाँ जी। सर एक हम्बल रिक्वेस्ट है। जी बोलिए। जैसे हम लोग रेविट कर रहे हैं तो
हमें क्या मतलब जो रेविट में नहीं है वो यहाँ मिलेगा? वो जो मैं क्लियर रेविट करूँ। हाँ सर, थोड़ा बताएंगे तो हमें थोड़ा मतलब कुछ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्लीज सर, आई एम हम्बल रिक्वेस्ट सर। जरूर जरूर, क्यों नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ बिटवीन रेविट एंड स्केचअप। ठीक है, तो देखिए रेविट का जो मेन पर्पस होता है सॉफ्टवेयर का, वो होता है बीआईएम में डील करना, मतलब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। दैट मीन्स कि बिल्डिंग बनाना और उसकी डिटेल देना, इसके लिए रेविट की यूएसपी है वो। उसके लिए रेविट जैसे वर्क शेयरिंग हो गया उसमें एक टॉपिक, तो वर्क शेयरिंग में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका एक यूनिवर्सल कोलैबोरेटिव सिस्टम होता है कि एक ही बार में डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूएसपी है रेविट की। उसके अलावा एक होता है डिज़ाइन ऑप्शन। डिज़ाइन ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं कि एक ही प्रोजेक्ट के हम मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट्स को या कंपनी को बिना किसी ओवरलैपिंग के। ये यूएसपी है रेविट की। उसके अलावा मासिंग, जितने भी आप बड़े प्रोजेक्ट देखोगे इंक्लूडिंग दुबई, कतर या शंघाई या वाशिंगटन, जितने भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर आज के टाइम में बन रहे हैं, बड़े नए एडवांस फसाड डिज़ाइनिंग बन रही हैं, सब मासिंग का यूज़ कर रहे हैं, मासिंग के कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल डिज़ाइनिंग के लिए मासिंग का यूज़ हो रहा है, विच इज़ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, दैट इज़ वाई रेविट आर्किटेक्चर। उसके अलावा फैमिली का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, जिसके अंदर आप फेस बेस्ड मॉडलिंग पे काम कर सकते हो और यूनिक चीज़ों के ऊपर टू बी स्पेसिफिक जाके आप जो चाहते हो, जिस तरह का रिजल्ट जनरेट करना चाहते हो। जैसे कॉन्सेप्ट है अडेप्टिव मॉडलिंग का, तो वो अडेप्टिव मॉडलिंग का काम सिर्फ रेविट में ही हो सकता है। जैसे स्केड्यूलिंग अडेप्टिव मॉडलिंग क्लियर हो गया ना। जैसे अडेप्टिव मॉडलिंग का एक एग्जांपल आप समझिए, जैसे अडेप्टिव मॉडलिंग का एग्जांपल डायनामिक मॉडलिंग कभी आपने कोई देखी है? ऐसे जैसे मतलब इस तरह की बिल्डिंग बड़ी स्मूथ सा डिज़ाइन के साथ कोई बिल्डिंग, जैसे रेविट स्टार्ट होता है तो बड़ा स्मूथ सा डिज़ाइन आता है, ये अडेप्टिव मॉडलिंग से पॉसिबल है बनाना। ठीक है, तो ये भी सिर्फ रेविट में हो सकता है। उसके अलावा जैसे स्केड्यूलिंग का टॉपिक आज की क्लास में जैसे हमने किया, तो स्केड्यूलिंग में क्या होता है कि जितनी चीज़ें आपने की हैं, जितना भी, चाहे वो जेनरिक वर्क हो, स्टैंडर्ड वर्क हो, कैटेगराइज्ड वर्क हो, उसको आप एक सिस्टम के साथ बना सकते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके थ्रू आप उसको ऑर्गेनाइज वे में दिखा सकते हो। फिर शीट लेआउट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जितनी भी चीज़ें आपने बनाई हैं उसको ईजिली आप शीट के ऊपर लाके और उसकी पूरी डिटेल दे करके शीट कंपोजिशन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, जिसकी वजह से इसको कंप्लीट बीआईएम सॉल्यूशन कहा जाता है रेविट आर्किटेक्चर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमईपी भी होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी होता है, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर पूरे प्रोजेक्ट का। ये तो बात रही रेविट की, वो अपने लेवल पे बहुत ही यूनिक सॉफ्टवेयर है। अब आते हैं स्केचअप के ऊपर। स्केचअप की जो यूएसपी है वो मेजर यूएसपी बताता हूं, इसका वेयर हाउस। तो स्केचअप का जो वेयर हाउस है, इसके अंदर आपको मिलियंस ऑफ डिजाइन्स मिलते हैं, जैसे बेड का डिजाइन, विंडो का डिजाइन, डोर का डिजाइन, जो चीज ट्रेंड में है। वॉल के ऊपर आपको एक बेहतरीन सा डिजाइन दिखाना है, एक अच्छी सी पेंटिंग दिखानी है, या पेंटिंग के अलावा जो आजकल कंटेम्प्रेरी डिजाइन्स आते हैं ऐसा कुछ दिखाना है, इजीली मिल जाएगा वेयर हाउस पे आपको। एलिवेशन में कोई डिजाइन लगाना है आपको, इजीली मिल जाएगा स्केचअप के वेयर हाउस में आपको। इसके अलावा इंटीरियर के कंपोनेंट्स बहुत आराम से अवेलेबल हैं। कहने का मतलब है कि इंटीरियर अगर आपको बहुत अच्छा डिजाइन करना है विदाउट मेकिंग कंपोनेंट बाय योर सेल्फ, देन स्केचअप इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, जैसे रेविट के अंदर एंडस्केप में जब हम गए तो कंपोनेंट का रोल आई थिंक आपको वहां समझ आया होगा कि जब अच्छे कंपोनेंट्स होते हैं तो काम हमारा कितना आसान हो जाता है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से ये एक ऑप्शन हो गया वेयर हाउस। दूसरा है इसमें आपका एक्सटेंशन। तो स्केचअप के अंदर एक्सटेंशन का एक पोर्शन होता है जिसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ एक्सटेंशन मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। माने यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, बट यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन यूज दोज फीचर्स। स्केचअप इतना फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है कि आप किसी भी तरह के एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके उनके फीचर्स का यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर में। दूसरा सबसे इजी रीजन है, स्केचअप फ्रेंडली भी है और आपको ऑप्शंस प्रोवाइड भी करता है अगर आपको एक्सटेंशन की अच्छी नॉलेज है तो। अब हम जो स्केचअप करेंगे ये सिर्फ स्केचअप सॉफ्टवेयर नहीं होगा। जैसे ट्रेडिशनली आप जो अपने कंप्यूटर में स्केचअप देखते हो, ये वैसा स्केचअप नहीं होगा। इसमें हम कम से कम 4 से 5 ऐसे एक्सटेंशन करेंगे जिसके बाद ये पूरा सॉफ्टवेयर भर जाएगा और काम करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए।
ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा एक्सटेंशन हो गया, फिर आते हैं प्लगइन। तो प्लगइन में जैसे वीरे प्लगइन हो गया, एंस्केप प्लगइन हो गया, इस तरह से जैसे लुमियन का सिंक्रोनाइजेशन हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जिनको अगर आप क्लब कर दें तो स्केचअप बहुत यूनिक आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। कमलेश, इज इट पॉसिबल टू टर्न ऑफ योर कैमरा? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके अलावा अगर आप लेआउट का एक ऑप्शन देखें इसके अंदर, या फिर इसके स्टाइल का एक ऑप्शन होता है, स्टाइल, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, जो सिर्फ स्केचअप में ही हो सकती है। मॉडलिंग का एक एग्जांपल लीजिए, जो मॉडलिंग स्केचअप में आप कर सकते हैं ना, वो मॉडलिंग करने के लिए रेविट में या किसी भी दूसरे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में आपको कम से कम 3 से 4 टाइम ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। वही चीज़ स्केचअप में आप बहुत फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। माने अगर आपको मॉडलिंग सॉल्यूशन देना है, देन स्केचअप इज द बेस्ट ऑप्शन। बट इंस्टेड ऑफ मॉडलिंग, इफ यू विल डिस्कस अबाउट डिटेलिंग, देन रेविट विल विन, डेफिनेटली रेविट विल विन। तो देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, वो पूरक नहीं है किसी भी चीज का, हर चीज का पूरक नहीं है। हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी यूएसपी है। स्केचअप का अपना मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। रेविट का अपना मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। इवन इंटरनेशनल मार्केट है, आपको पता है स्केचअप और रेविट दोनों ही सॉफ्टवेयर का इंटरनेशनल मार्केट है। इसके अलावा अगर आप 3ds Max में जाते हैं, तो 3ds Max में वो होता है जो ना रेविट में होता है ना स्केचअप में होता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ आपका एनिमेशन होता है, वहाँ आपकी डायनेमिक मॉडलिंग होती है, वहाँ पे आपके मॉडिफायर्स होते हैं, वहाँ पे आपका जैसे इफेक्ट्स होते हैं, विंड इफेक्ट, फायर इफेक्ट, फोग इफेक्ट, बहुत तरह के इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपके कॉन्स्टेंट्स इफेक्ट होते हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो दूर दूर तक ना स्केचअप में है ना आपका रेविट के अंदर है, तो वो अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर आप स्पेशली डिजाइनिंग में डील करना चाहते हैं, आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर आप कुछ एक्सपोनेंशियल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, तो इट्स एन चेन कि अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ज़्यादा एक ओवरऑल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को भी, कंपनी को भी। और आपके सामने जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपको इंस्टेंटली पता लग जाएगा कि इसका सॉल्यूशन किससे कर सकता हूं मैं, स्केचअप से कर सकता हूं, मैक्स से कर सकता हूं, या रेविट से कर सकता हूं। तो कोई भी चीज चैलेंज नहीं रहेगा फिर आपके लिए। सो दैट इज वाई वी कांट कंपेयर अ सॉफ्टवेयर विद अनदर वन। यू कैन कंपेयर, बट टेक द पॉजिटिव साइड। वो आप देखोगे तो लर्न करना हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से इसी चीज को आपको बताऊं कि देखो रेविट में तो ये हो सकता है, स्केचअप में ये आप नहीं कर सकते, मैक्स में आप ये कर सकते हो, ये रेविट में नहीं कर सकते, दिस इज नॉट द राइट वे टू एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन द सॉफ्टवेयर्स। तो ये दिस इज नॉट द राइट वे। तो हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक यूएसपी होती है और उस यूएसपी के बेसिस पे उसकी एक ऑडियंस होती है। तो स्केचअप का अपना यूएसपी है, उसका अपना एक ऑडियंस है, रेविट का अपना यूएसपी है, उसका अपना ऑडियंस है, और मैक्स का अपना है। तो आई होप आपको एक बेसिक ओवरव्यू तीनों सॉफ्टवेयर के बीच में मिल गए होंगे। सर लाइटिंग जैसे रेविट में या स्केचअप, दोनों में से मुझे इंटीरियर की मैं बात करूं, अगर देखिए लाइटिंग, मटेरियल, इन दोनों चीजों की अगर आप बात करते हैं ना, तो डेफिनेटली स्केचअप विल विन। मॉडलिंग के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं और लाइटिंग और मटेरियल के ऊपर स्पेशली आप काम कर रहे हो, रेंडरिंग आपको चाहिए अच्छी, और इवन एनिमेशन भी आप अगर जाएंगे तो डेफिनेटली आप स्केचअप में वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कंपैरिजन टू रेविट। रेविट में कर सकते हैं, बहुत मेहनत के बाद आपको एक चीज़ मिलेगी, वहाँ ये चीज़ आपको इजीली मिल जाएगी यहाँ पे स्केचअप के अंदर। जी सर। ठीक है, देखिए स्केचअप का जो बेस है ना, वो बेस इफेक्ट है, आप समझिए। रेविट का जो बेस है ना, वो बेस डिटेल है, और मैक्स का जो बेस है ना, वो बेस एनिमेशन है। तो तीनों सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी यूएसपी है। काम बाकी भी होते हैं, बट मेन जो फंडामेंटल है किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो स्केचअप का जो फंडामेंटल है वो इसके इफेक्ट्स हैं, वो इसकी रेंडरिंग है, वो इसके मटेरियल्स हैं, वो इसके एक्सटेंशन है। तो वो सारी चीज़ें अब आगे हम देखने वाले हैं। सो शैल वी स्टार्ट? यस सर। जी सर। Okay.
तो अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर शेयर करने वाला हूं और सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। आज हमारा पहला सेशन है, तो मैं आपको ब्रीफिंग देने वाला हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने में हम क्या क्या करेंगे, कितनी डिटेल में करेंगे, किस तरह के इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो आई होप, सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं आप लोगों के साथ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द सिलेबस। तो मैंने आप लोगों को मेल भी किया था सिलेबस। आई होप आप में से कुछ लोगों ने उसे पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा कि क्या कुछ होने वाला है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, सेशन 1। इस पूरे जर्नी में लगभग मैंने 20 सेशंस को ऐड किया है और पूरी कोशिश की है कि ना सिर्फ स्केचअप यहाँ पे कंप्लीट हो बल्कि सॉल्यूशन कंप्लीट हो। स्केचअप एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक सर्टेन चीज़ों में डील करता है, विच इज़ कमांड में डील करता है। ट्रेनिंग के 2 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होता है कि मैं आपको कमांड के बारे में अवेयर करूं। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कमांड कि कौन कौन सी कमांड होने वाली है। बट कमांड्स नेवर एवर डील विद सॉल्यूशन। कमांड कभी भी सॉल्यूशन को डील नहीं करती है, ना ही वो एक कंसर्न होता है। कमांड सिर्फ मेथड होता है कि किस तरह से आपकी जो डिटेल है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उनको आप उसके थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। सो दैट विल बी द मीडियम। तो सबसे पहले हम मीडियम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आ गया स्केचअप का कंप्लीट इंट्रो, जिसमें GUI के बारे में देखेंगे, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, कैसे उसे स्टार्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री क्या है, फीचर्स क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या है, कंट्रोल कैसे करते हैं, प्रीफरेंसेस क्या क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपकी सेशन 1 में आ जाएंगी। पूरा इंटरफेस प्लस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसको करने के बाद इवन आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि ये स्केचअप का सॉफ्टवेयर है और ये इस तरीके से काम करता है और ये इसके फीचर्स हैं, मेन फीचर्स इसके ये हैं। जब सेशन 2 में आप आएंगे तो हम पढ़ेंगे इसके बेसिक फंडामेंटल स्केचेस के बारे में। कितने तरह के स्केचेस होते हैं, जैसे लाइन, सर्कल, पॉलीगन, फ्री हैंड शेप्स, रेक्टेंगल, इस तरह के जितने भी शेप होते हैं उन शेप को कैसे हम ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर आपने ऑटोकैड सीखा है तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं आता है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। पहले हम ये सारे स्केचेस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से 2D के स्केच को आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल है तो कैसे उससे आप कॉलम बना सकते हैं, वॉल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके बाद सेशन 3 जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में कि किस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कॉपी कैसे, मतलब कॉपी एंड मल्टीप्लाइंग, मतलब एक कॉपी या बहुत सारे कॉपी कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। मूविंग टूल्स कैसे काम करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं, जो बेसिक जो आपके मॉडलिंग के पार्ट होते हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इरेज टूल और जो बेसिक टास्क होते हैं वो सारे यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे हम। इसी तरह से सेशन 4 के अंदर मॉडिफायर्स हम और ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सेशन 5 के अंदर जो मेजरमेंट के टूल्स हैं कि जो आपने बनाया है उसको चेक करना है वो कितना एक्यूरेट है, टेक्स्ट हमें लिखना है या हमें एंगल के ऊपर चेंज करना है या डायमेंशन शो करनी है, वो सारा सेशन 5 में देखेंगे एडवांस मॉडलिंग के अंदर। सेशन 6 के अंदर फिर हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी तरह के कंपोनेंट है, क्रिएट कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, एट्रीब्यूट्स कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी सेशन 6 के अंदर। फिर सेशन 7 के अंदर कंपोनेंट को और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, जैसे उनको एडजस्ट कैसे करना है, इंसर्शन पॉइंट के थ्रू किस तरह से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एडिटिंग कैसे होती है। इवन कंपोनेंट के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो उसमें ग्रुप कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट कंस्ट्रेंट कैसे लगा सकते हैं, हिरार्की और डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, लेयर पे काम कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें सेशन 7 में आने वाली है। उसके बाद सेशन 8 आएगा, जिसमें अब देखो आपने मॉडलिंग बना ली, मॉडलिंग बनाना जान गए, कंपोनेंट पे काम करना जान गए, तो आप इंटीरियर एक्सटीरियर इजीली बना सकते हो। बनाने के बाद कैमरा कैसे प्लेस करेंगे, उसके सिलेक्शन मेथड कौन कौन से होते हैं, अगर कट करना हो, सीन ऐड करना हो या फिर एनिमेशन सीन क्रिएट करना हो, एक स्लोमो आपको बना के दिखाना हो, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, जूम इन जूम आउट, तो वो सारी चीज़ें हम प्रेजेंटिंग स्किल्स जो होती हैं, मॉडल को कैसे प्रेजेंट करना है, वो हम सेशन 8 में करने वाले हैं। उसके बाद सेशन 9 आता है, जिसमें प्रेजेंटिंग स्किल्स को हम और ज़्यादा डिटेल में लेके जाएंगे कि मान लीजिए रियलिस्टिक मॉडल आप दिखा रहे हैं बट रियलिस्टिक में अच्छा नहीं लग रहा है, तो रियलिस्टिक के स्टाइल में आपने चेंज कर दिया। डिफरेंट स्टाइल होते हैं इसमें, मोर देन आपको 100 ऑफ स्टाइल्स मिलेंगे। इसको अगर मैं कंपेयर करूं फोटो के साथ, जैसे आप कोई फोटो कैप्चर करते हैं
और फोटो कैप्चर करने के बाद आपको लगता है कि आपकी फोटो ना अच्छी नहीं आ रही है, तो आप क्या करते हैं, वहां पे उसमें फिल्टर डाल देते हैं। फिल्टर डालने के बाद आप उसमें देखते हैं कि कैसा फिल्टर डालना है मुझे। तो यहां पे भी सेम उसी तरह से स्टाइल होते हैं, और उन स्टाइल के बिहाफ पे जो एक अपेयरिंग है, मॉडल जिस तरीके से अपियर हो रहा है, उसके इफेक्ट को आप पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो वो सारा हम देखेंगे सेशन 9 के अंदर। फिर मटेरियल पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे टेक्सचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मटेरियल एडिटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जो एरिया होता है मटेरियल का, उसके स्केल को कैसे चेंज कर सकते हैं, नया मटेरियल कैसे बना सकते हैं, उसके इंटरफेस में गूगल मैप के थ्रू कैसे मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारा आएगा आपका सेशन 9 के अंदर। उसके बाद सेशन 10 आने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे लेआउट के बारे में, कि मॉडल बना लिया, मटेरियल लगा दिया, कैमरे लगा दिए, इफेक्ट बना दिया, एनिमेशन क्रिएट कर दिया, अब उसकी डिटेल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो स्किल्स होती हैं वो कैसे आप सिस्टमैटिकली ऐड कर सकते हैं, डायमेंशन कैसे शो करेंगे, वो सारी मॉडल की डिटेल हम यहाँ पे लेके आएंगे सेशन 10 के अंदर। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपका स्केचअप कंप्लीट हो जाएगा। सेशन 11 के अंदर अब मैंने यहाँ पे कुछ प्लगइन्स रखे हैं। अब मैं इंडिविजुअल प्लगइन के आपको इफेक्ट्स दिखाने वाला हूँ, वो किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे पहला प्लगइन है लुमियन लाइव सिंक्रोनाइजेशन फॉर स्केचअप। अब लुमियन में क्या होता है, आपको पता है बहुत अच्छे से कि लुमियन में आप मैक्स से भी ले जा सकते हैं, रेविट से भी ले जा सकते हैं, और स्केचअप से भी मॉडल ले जा सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद चाहे ओवरऑल एनिमेशन हो, लाइव एनिमेशन हो, आपको रेन इफेक्ट दिखाना है, वहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट अच्छे अच्छे लगा के दिखाने हैं, लाइव एनिमेशन दिखाना है, वो सब कुछ पॉसिबल है लुमियन में। तो स्केचअप के मॉडल को लुमियन में कैसे लेके जाना है वो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होगा। कैसा इफेक्ट होगा, अब मैं पैरेलली आपको इफेक्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसे कॉपी किया यहाँ से, सपोज करिए, और हम यहाँ पे स्केचअप में आ गए। अभी स्केचअप में आने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशन वेयरहाउस, तो मैंने क्लिक किया एक्सटेंशन वेयरहाउस पे। अब यहाँ पे आपको मॉडल नहीं मिलने वाले, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिलेंगे जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को ज़्यादा फीचरिस्टिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला लुमियन, अब आ गया लुमियन सिंक्रोनाइज फॉर स्केचअप। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये प्लगइन आ गया। प्लगइन नहीं कहेंगे इसे, एक्सटेंशन कहेंगे, क्योंकि प्लगइन में ज़्यादा फीचर्स होते हैं, एक्सटेंशन में कम होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब ज़रा एक वीडियो को समझने की कोशिश करना आप थोड़ा। I feel proud that I've been able to bring 2D spaces to life. I definitely believe that life and emotion are the two most important things. There's no imagining what it could be. It's point, click, apply, done. I mean, it makes those really long days at work a lot more fun. समझ में आ गई होगी किस तरह की चीज़ें जो हैं वो लुमियन में ले जाने के बाद आप जो स्केचअप मॉडल है उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये तो रहेगा हमारा पहला प्लगइन। मतलब तो ये एक्सटेंशन वेयरहाउस से डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है। अच्छा। इसी तरह से सेकंड है प्रोफाइल बिल्डर। ये एक्सटेंशन भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये प्रोफाइल बिल्डर देखो कितना ज़बरदस्त चीज़ है। प्रोफाइल बिल्डर 3, ये हम गए यहाँ पे, और ये आपके जो डिफ़िकल्ट वर्क है ना, जो स्केचअप के अंदर चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं उसको बहुत आसान कर देता है। ये देखो, जैसे आपको बाउंड्री वॉल्स लगानी है, देखो कितना इजी हो जाएगा काम आपका। ठीक है। जैसे स्प्लाइन को हमने सेलेक्ट किया, इफेक्ट ऐड किया, ये देखो डिफरेंट प्रोफाइल डिज़ाइन है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस एक्सटेंशन के अंदर,
और देखो रेलिंग बनानी है, कितनी आसानी से कितनी एडवांस रेलिंग आपने बना दी यहाँ पे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट इंस्टॉल करना है और डिफरेंट डिफरेंट जो आपको हंड्रेड्स ऑफ इफेक्ट मिलेंगे आपको रेलिंग के, बाउंड्री वॉल्स के और ग्लास वॉल के, वो सब आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा आपका प्रोफाइल बिल्डर, ये भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देख सकते हो प्राइस यहाँ पे फ्री है। उसके बाद इसमें तीसरा प्लगइन हमारा रहेगा 1001 बिट टूल। ये सबसे ज़बरदस्त फीचर्स में से एक है। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं जो स्केचअप पे काम करते हैं वो इस टूल को ज़रूर यूज़ करते हैं, 1001 बिट टूल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको जो चीज़ें स्केचअप में बनानी पड़ती हैं यहाँ वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको जैसे आप इंस्टॉल करोगे, देखो डोर, विंडो, वॉल, स्टेयर, एक्सेलरेटर्स, रूफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, जो कुछ भी आपको बनाना है यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। मतलब ये एक एक एक्सटेंशन ना स्केचअप के बराबर है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, जितना बड़ा स्केचअप सॉफ्टवेयर है नहीं, उनसे ज़्यादा फीचर्स ये एक्सटेंशंस कैरी करते हैं अपने साथ। तो जो प्लगइन और जो एक्सटेंशन हम ऐड करने वाले हैं ना इस पूरे ट्रेनिंग के अंदर, ये बहुत मेगा ट्रेनिंग होने वाली है इन टर्म्स ऑफ फीचर। बहुत कुछ डिटेल में आप सीखने वाले हैं और कैसे इफेक्ट के थ्रू आप बेहतर तरीके से चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं, वो चीज़ इसमें आने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट है अनरियल इंजन। ये एक रेंडरिंग प्लगइन है, यहाँ पे रेंडरिंग एक्सटेंशन है। ये किस तरह से काम करता है, लेट्स सी। ये देखिए, ये मैंने किया अनरियल। ये टाइम बहुत कम लेता है, बहुत ज़्यादा कम टाइम लेता है, और खैर इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ेगी नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी एनस्केप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अनरियल डाला। ये यहाँ पे है प्ले अप टूल्स, ये कुछ दूसरा आ गया शायद। एग्जैक्टली नाम है इसका अनरियल इंजन, अनरियल इंजन। ये सेम आई थिंक यही है। तो ये अपडेट हो गया शायद, इसका जो आइकन है वो चेंज हो गया। तो बेसिकली इसमें सारा काम रेंडरिंग का है। देखो रेंडरिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं वो इसमें आएगा अनरियल इंजन के अंदर। ठीक है, इसी तरह से लास्ट है इसके अंदर आपका टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। तो जो नए शॉर्टकट्स हैं वो किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ये 11 सेशन अपने आप में बहुत लेंदी रहने वाला है, बराबर ऊपर के 10 सेशन के बराबर ही अकेला 11 सेशन है। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे एनस्केप की ट्रेनिंग में। तो 11 सेशन एनस्केप के ऊपर कैसे फीचर्स को कंट्रोल करना है वो आ जाएगा। 13 के अंदर किस तरह से फीचर्स काम करेंगे वो आ जाएगा। 14 के अंदर सन की जो पोजीशन है उस पर कैसे काम करना है। 15 के अंदर वीडियो कैसे बना सकते हैं। 16 के अंदर जर्नल फीचर्स हैं हमारे। 17 में नेविगेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। 18 के अंदर जो डिफरेंट टॉगल ऑप्शंस है, मिडनाइट, नून इफेक्ट और डिफरेंट चीज़ें हैं वो कैसे कर सकते हैं। अब मेन सेशन है यहाँ पे 19 सेशन ऊपर के 8 सेशन के बराबर है, जिसमें विजुअल सेटिंग, जर्नल सेटिंग, असेट लाइब्रेरी, एंडस्केप ऑब्जेक्ट, वीआर हैंडसेट, क्रिएट सीन, मैनेज व्यू, साउंड इफेक्ट, एंडस्केप मटेरियल। अब यहाँ पे एंडस्केप मटेरियल अलग से आता है। जैसे रेविट में जो लोग रेविट की ट्रेनिंग में भी हैं उनको पता है कि एंडस्केप के अंदर मटेरियल का ऑप्शन नहीं है, एंडस्केप में ऑब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं है। लेकिन स्केचअप के अंदर एंडस्केप में बहुत सारे नए ऑप्शन हैं, इवन लाइट के ऑप्शन भी हैं जो कि वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो लाइटिंग भी करने वाले हैं यहाँ पे हम स्केचअप के अंदर, और स्पेशली एंडस्केप के अंदर, और मटेरियल भी करने वाले हैं और ऑब्जेक्ट्स भी करने वाले हैं। फिर बैच रेंडरिंग, एक्सपोर्ट, EXE, स्टैंड अलोन, सेव, पाथ रेंडर, पनोरमा, ये सब कुछ आ जाएगा 19 में। 20 सेशन जो रहेगा। हेलो, हाँ जी सर, मैं ये बोला था एंडस्केप मटेरियल ज़्यादा अच्छा रहता है या वीरे मटेरियल? देखिए दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, आपको यूज़ करना अच्छा आना चाहिए बस। दोनों ही रिच हैं, दोनों ही रिच हैं, दोनों ही लेटेस्ट हैं। ठीक है सर। हाँ, अगर आप वीडियो की बात करेंगे तो आपको पता है वीरे में आप वीडियो नहीं बना सकते, एंडस्केप वहाँ पे डेफिनेटली जीतेगा। और जहाँ पे ओवरऑल नेचुरल इफेक्ट की बात आती है, बिना सेटिंग की नॉलेज हुए अगर आपको अच्छी रेंडरिंग चाहिए, वहाँ पे भी एंडस्केप विल विन। हाँ सर, टाइम में भी सर जीत जाएगा। हाँ, तो
वीरे के अंदर मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट ओवरव्यू बताने वाला हूँ, लाइटिंग के बारे में, रेंडरिंग के बारे में, रेंडरिंग सेटिंग पूरी देखेंगे, वीरे ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल, कंप्लीट सेटिंग, डिफरेंट इफेक्ट्स और फाइनल प्रोजेक्ट हमारा होगा यहाँ पे. सो ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग वी विल कवर दोज एंटायर 20 सेशंस. एंड इन सेशन को कवर करने के बाद मेरे हिसाब से स्केचअप के अंदर आप चाहे कहीं पे भी बैठ जाओ, जितना डिटेल में आप स्केचअप को इलेबोरेट कर दोगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करोगे, बेहतर तरीके से जुड़े रहोगे और ट्रेनिंग को एंड तक फिनिश करोगे अच्छे से, तो मॉडलिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इफेक्ट्स, एनिमेशन, वीडियो सब बहुत ही शानदार होने वाला है. तो दिस इज अबाउट द सिलेबस. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट द सिलेबस देन यू कैन आस्क. हेलो जी बोलिए सर. स्केचअप स्टाइल बिल्डर में क्या वर्क होता है सर उसमें? स्केचअप स्टाइल बिल्डर है ना? स्टाइल बिल्डर भी कर सकते हैं, एक्सटेंशन है ये भी. और इसके अंदर जैसे स्मूथ वर्क अगर आपको करना हो, क्योंकि यहाँ पे ना स्केचअप के अंदर बाय डिफॉल्ट आप जब काम करते हो तो स्ट्रेट वर्क तो इजी है बट डायनेमिक वर्क नहीं कर सकते. जैसे स्प्लाइन के साथ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस करने हैं तो वो फीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए स्टाइल बिल्डर लेते हैं फिर हम. मतलब दो चीज़ें हैं देखिए, स्टाइल बिल्डर एक तो होता है यहाँ पे एक्सटेंशन, एक स्टाइल बिल्डर होती है एप्लीकेशन. जैसे लेआउट एक एप्लीकेशन है, स्टाइल बिल्डर एक एप्लीकेशन है. तो आप स्टाइल बिल्डर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं? हाँ जी अब्दुल, आपसे पूछ रहा हूं, आप स्टाइल बिल्डर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं? सर जो मतलब वो जब इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जो 3 आइकन आते हैं वो कह रहे हैं क्या? हाँ सर, हाँ. जैसा कि लेआउट में जो हमारा डिटेलिंग होता है जी के अंदर, अब स्टाइल बिल्डर में क्या वर्क होता है? क्योंकि अभी तक इस पे वर्क नहीं किया हूँ, मुझे पता नहीं. स्टाइल बिल्डर भी कवर करूंगा. वो एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एक सेशन है छोटा सा. और जैसे लेआउट के अंदर हम डिटेलिंग बताते हैं, यहाँ मॉडलिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम इफेक्ट्स में डील करते हैं स्टाइल बिल्डर के अंदर. ये यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखो जैसे यहाँ पे है स्केचअप. तो स्केचअप जब आप सर्च करते हो इवन, तो ये स्केचअप आ गया. इसी तरह से ये स्टाइल बिल्डर है. यहाँ पे ये वाले की बात कर रहे हो ना? हाँ, ये करेंगे हम, कवर करेंगे इसको, इसे भी कवर करेंगे और जो हमारा लेआउट वाला है इसे भी कवर करेंगे. तीनों कवर होंगे. ठीक है, थैंक यू. ओके ठीक है. तो सर रेविट का मॉडल इसमें ले आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन. मतलब एक डमी की तरह तो वो बिहेव करेगा, बट पूरी तरह से आप उसमें फ्री हैंड यूज़ नहीं कर सकते. जैसे किसी भी मॉडल को नहीं कर सकते, जो लुमियन में कर सकते हैं वो आप कहीं और नहीं कर सकते. अगर आप रेविट के मॉडल को एंडस्केप इसमें स्केचअप में लाएंगे तो भी वो नेचुरली बिहेव नहीं करेगा. इवन स्केचअप को आप लेके जाएंगे रेविट में तो भी वो नेचुरली बिहेव नहीं करेगा. जैसे बिल्डिंग हमने बना दिया फिर उसके बाद में इंटीरियर के लिए लेके गया तो चलेगा कि नहीं? हाँ, इंटीरियर के लिए आप यूज़ कर सकते हो. जी सर, बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है, तो आज का जो सेशन था बेसिकली वो ब्रीफिंग थी पूरी ट्रेनिंग की कि क्या कुछ होने वाला है आगे, किस तरह के इफेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं. तो आई होप ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझी होंगी, समझ में आई होंगी. कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो. रेगुलर सेशन हम कल से शुरू करेंगे फ्रॉम क्लास 1. सर मंडे से ना कि माने मंडे? करेक्ट मंडे से. सर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में हेल्प करेंगे ना? हाँ बिल्कुल. आपको देखिए, जिन लोगों की अभी रेंडमली मैंने जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है उन सभी को हमने लिंक शेयर किया है. अब जिन लोगों ने रेगुलर प्रोसेस से ज्वाइन कर लिया है उन लोगों को अभी मेल में भी आज शाम तक अभी मेल हो जाएगा, रात तक, जिसमें इंस्टॉलेशन वीडियो, उसमें सॉफ्टवेयर का लिंक, प्लगइन्स, वो सारी चीज़ें उनको हम शेयर करेंगे. उनको उन मेल को जस्ट रीड करना है और उन स्टेप्स को फॉलो करना है और अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है. ठीक है, मंडे से पहले आपके पास कल सैटरडे का टाइम है, संडे का टाइम है, आराम से इंस्टॉल कर सकते हो आप. अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कॉल करके, वो जो व्हाट्सअप वाले नंबर है उन्हीं पे आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम की जो भी क्वेरी आपकी है वो आप पूछ सकते हैं, वो रिजॉल्व हो जाएगी आपकी. सर व्हाट्सएप वाला नंबर मिला नहीं है सर. क्या नहीं है? व्हाट्सएप में आया नहीं है सर कुछ, मतलब मेल आया था मेरे पास बस.
जो मेल आपको आया है उसके अलावा जो YouTube के ऊपर हर जगह हमने मेंशन किया हुआ है जो नंबर है मैं आपको Okay. यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये हाँ सर हाँ 8199929888 ये वाले नंबर हैं। तो इन नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप और इन नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो और जो भी क्वेरी है वो आप अपनी रिजॉल्व कर सकते हो। ओके Clear? सर थैंक मेरे पास 2017 है सर। नहीं 2020 आराम से चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर लो कॉन्फ़िगरेशन है तो भी चलेगा। चलेगा 2017 रहेगा तो चलेगा ना, या चेंज करना पड़ेगा मुझे? नहीं 17 को आप अपग्रेड कर लें तो बेहतर है। नए फंक्शंस को एंजॉय करना चाहते हो नहीं चाहते? हाँ सर करना चाहते हैं। हाँ कर सकते हैं। अब जैसे रेविट एक सॉफ्टवेयर है जिसमें 2020 आप नहीं कर सकते। देर आर सम रिस्ट्रिक्शन कि आपको ऑटोडेस्क का स्टूडेंट अकाउंट होना चाहिए तभी आप कर सकते हो। तो हम प्रीफर करते हैं वहाँ पे कि आप 2020 ना करके 2017 कर लो क्योंकि वहाँ फीचर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्केचअप में आते हो तो एक तो आपको बार बार ना वो एक एरर आती है, इसमें लॉगिन एरर आती है 17 के अंदर। आपने जैसे लॉगिन किया भी होगा स्केचअप में तो बार बार मांगता होगा, कुकी एरर आती होगी। तो वो प्रॉब्लम भी 2020 में नहीं आती है। कुछ एक्सटेंशन है वो अपडेट होने में प्रॉब्लम होती है या पुराने वाले में वो फंक्शन नहीं कर पाते ठीक से। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप 2020 कर लेंगे तो। बाकी 17 से भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से ड्यूरेशन कितना रहेगा? आप मान के चलिए 1.5 मंथ तो लग ही जाएगा पूरी ट्रेनिंग में। बाद में कुछ सपोर्ट चाहिए तो सर मिल जाएगा कंपनी सर ज़्यादा भी लगे तो कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में कुछ सपोर्ट चाहिए तो मिल जाएगा ना सर? अरे सर ये आप कह रहे हो, जगदीप जी आप कह रहे हो। थैंक यू सर। मतलब सर मेरे सिस्टम में i3 है तो उसमें अच्छे से चलेगा स्केचअप सर? मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ। i3 प्रोसेसर होना चाहिए, रैम कम से कम 4 GB होनी चाहिए। 8 GB है तो बहुत अच्छा है, 16 GB है तो फिर आप एनस्केप भी बहुत अच्छे से चला सकते हो। लेकिन एनस्केप के लिए फिर आपको 2 to 4 GB ग्राफिक कार्ड चाहिए। अगर एनस्केप यूज़ नहीं करना चाहते, सिर्फ स्केचअप यूज़ करना चाहते हो तो 2 GB ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा है। नहीं भी है तो भी काम चलेगा। सर मेरा तो 2 GB ग्राफिक्स है, 8 GB है सर, तो उसमें चलेगा एनस्केप सर? बहुत आराम से कोई इशू नहीं है। ठीक ओके सर। सर हाँ जी सर मेरा एक इंटीरियर मॉडल बनाया हूँ वो तो बहुत हैंग करता है सर। एक्चुअली मेरा लैपटॉप i7 है, 16 GB रैम है, 4 GB ग्राफिक है, फिर भी बहुत हैंग करता है सर मॉडल हैंग करता है। उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला आपके लैपटॉप में बग हो सकता है। पहला रीज़न मेजर पॉसिबिलिटी है कि आपका सिस्टम जब ऑनलाइन होता है तो डाटा किसी और को भेजने में व्यस्त है वो, इसलिए वो हैंग होता है। ये पॉसिबिलिटी है, नहीं भी हो सकता ऐसा। ये तो पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आपके सिस्टम में वायरस हैं। सर एक्चुअली मैं 2 बार जो फैक्ट्री रीसेट सेटिंग होता है कंप्लीट फॉर्मेट करके फिर इंस्टॉल किया हूँ, फिर भी प्रॉब्लम बताया। एक बार कंप्लीट कर लूँ। नहीं सर एक्चुअली 2 से 3 बार ऐसे ही हुआ प्रॉब्लम। मतलब वर्क करने के लिए बहुत बोरिंग होता है सर क्योंकि हैंगिंग इश्यू की वजह से। कोई बात नहीं, मैं पॉसिबिलिटीज बता देता हूँ क्या क्या हो सकता है। फिर जो नज़दीक है वो आप उससे मैच कर जाएंगे, आपकी ट्यूनिंग अपने आप मैच कर जाएगी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके सिस्टम या लैपटॉप का हार्डवेयर फॉल्ट है, ठीक है। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका सिस्टम रीफैब्रिज्ड है, मतलब आपने पुराना खरीदा है किसी से। नहीं सर एक्चुअली मैं शोरूम से लिया हूं, ब्रांड न्यू है। हाँ सर। कितना टाइम हो गया खरीदे हुए? सर 2-2.5 साल हो रहा है सर। 2-2.5 पहले अच्छे चलता था? हाँ सर अच्छा चलता था तो एक्चुअली सर। काम करो, मैं तरीका बता देता हूँ आपको, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। SSD डलवा लो उसमें अलग से। सर वो भी रिसेंटली डला है सर, 500 GB का SSD डला है। 500 GB का SSD डलवाने के बाद भी हैंग हो रहा है? हाँ सर एक्चुअली जो भी रेंडरिंग है, जो स्केचअप है, मतलब इसी में बहुत मतलब बोल रहा हूँ बहुत हैंग करता है, वर्क करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। ड्राइवर अपडेट भी कर लिया आपने? हाँ सर। तो भगवान ही मालिक है फिर तो आपका। सर ग्राफिक कार्ड नहीं होगा शायद? हाँ ग्राफिक कार्ड नहीं होगा? नहीं है, 4 GB ग्राफिक कार्ड है। कितने GB वाला है? 4 GB है। 4 GB। पर्सनली देखते हैं आपके सिस्टम को क्या इशू है उसमें, फिर बताएंगे। ठीक है एक बार देख लेंगे। ठीक है। आप में से किसी और का कोई डाउट है? नो सर।
चलिए ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जिनकी फॉर्मेलिटीज़ अभी पेंडिंग है, आई रिक्वेस्ट यू अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए और मिलते हैं फिर मंडे को। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड नाइट सर।